सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां मुझे लगता है हम सबने स्कूल में पढ़ी हैं, सुनी हैं, शायद गाई भी हैं। और इन्हें सुनते ही ना दिमाग में एक पूरी तस्वीर बन जाती है। वो किले, घोड़े, तलवारें, 1857 का वो पूरा दौर। आज हम इसी तस्वीर में और गहरे रंग भरने वाले हैं। हमारे पास कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कालजयी कविता तो है ही, और साथ में उनके जीवन पर लिखे कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख भी हैं। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इस कविता की कहानी को दोबारा सुनना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कविता, मतलब सोचिए, एक कविता साहित्य की किताबों से निकलकर आज़ादी के आंदोलन की आवाज़ बन गई। और वो कौन थीं जिनकी कलम में इतनी आग थी कि उसने पूरे देश में एक चिंगारी सी लगा दी। और आपने जो कहा ना कि ये पंक्तियां सबने सुनी हैं, उसका राज भी एक तरह से कविता की ही एक पंक्ति में छिपा है। अच्छा। हाँ, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा जी यहाँ साफ कह रही हैं कि ये कहानी उन्होंने खुद नहीं गढ़ी। ये तो बुंदेलखंड के लोक गायकों से सुनी हुई एक गाथा है। उन्होंने एक तरह से मौखिक इतिहास को कागज पर उतार दिया। और यही बात इसे इतनी शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि ये किसी एक लेखक की कल्पना नहीं लगती। ये लोगों की अपनी कहानी लगती है जो पीढ़ियों से उनके बीच जिंदा थीं। क्या बात है! मतलब इसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई थीं। तो चलिए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कविता हमें रानी लक्ष्मीबाई के पूरे जीवन की यात्रा पर ले जाती है और शुरुआत होती है उनके बचपन से, जब उनका नाम था छबीली। वो कानपुर के नाना के साथ पढ़ती खेलती थीं, लेकिन उनके खिलौने हाँ, वो आम बच्चों जैसे बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल नहीं। कविता कहती है, बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थीं। मतलब यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि वो बचपन से ही कितनी अलग थी। हाँ, और कविता सिर्फ ये नहीं बताती कि वो क्या करती थी, बल्कि ये भी बताती है कि वो प्रेरणा किससे लेती थी। एक पंक्ति है, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। ये बहुत दिलचस्प है। ये उन्हें सिर्फ एक विद्रोही राजकुमारी के तौर पर नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें एक ऐसी ऐतिहासिक परंपरा से जोड़ता है जहां शिवाजी जैसे नायक पहले से मौजूद थे। सही बात है। ये उनके किरदार को एक वैचारिक गहराई देता है। फिर कहानी में मोड़ आता है उनके विवाह से, और फिर जल्दी ही विधवा हो जाने से। कविता का दर्द देखिए, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। और यहीं से अंग्रेजी हुकूमत की साजिश की जमीन तैयार होती है। बिल्कुल। और वो साजिश करने वाले का नाम भी कविता में साफ साफ लिया गया है, लॉर्ड डलहौजी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। एक मिनट, उस दौर में ब्रिटिश राज के सबसे बड़े अधिकारी का नाम, गवर्नर जनरल का नाम सीधे सीधे अपनी कविता में लेना, वो भी इतने नकारात्मक ढंग से, ये कितना साहसी रहा होगा। ये बहुत ही साहसी कदम था। ये सिर्फ कविता नहीं, ये एक राजनीतिक बयान था। अब सीधे सीधे साम्राज्य के सबसे बड़े प्रतिनिधि पर आरोप लगा रहे हैं। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तरफ इशारा था, जो डलहौजी की कुख्यात नीति थी, व्यपगत का सिद्धांत। हाँ, जिसके मुताबिक अगर किसी राजा की बिना वारिस के मृत्यु हो जाती तो उसकी रियासत को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता था। झांसी इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। सही। तो सुभद्रा जी ने इस जटिल राजनीतिक नियम को दो सीधी सादी पंक्तियों में आम इंसान तक पहुंचा दिया और डलहौजी को इतिहास का विलन बना दिया। और इसी अन्याय के बाद असली संघर्ष की आग भड़कती है। कविता में 1857 की क्रांति का जिक्र है और मुझे ये पंक्तियां बहुत पसंद है। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। हाँ, ये दिखाता है कि ये सिर्फ कुछ राजाओं का विद्रोह नहीं था। नहीं, ये लड़ाई महलों और झोपड़ियों दोनों की लड़ाई बन चुकी थी। और ये दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अंग्रेज हमेशा 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह या कुछ असंतुष्ट राजाओं का स्वार्थ कहकर छोटा दिखाते थे। सुभद्रा जी की ये पंक्ति उस नैरेटिव को तोड़ती है। वो कहती हैं कि नहीं, ये एक जन आंदोलन था, जिसकी चिंगारी हर किसी के अंतरतम यानी दिल की गहराई से निकली थी। फिर कविता हमें सीधे युद्ध के मैदान में ले जाती है। लेफ्टिनेंट वॉकर के साथ हुए युद्ध का जिक्र आता है। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व समानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। संघर्ष बढ़ता है, रानी कालपी जाती हैं, ग्वालियर पर कब्जा करती हैं।
लेकिन फिर अंग्रेजों की एक बड़ी सेना उन्हें घेर लेती है और कविता का अंत वो बहुत ही मार्मिक है। हाँ। जब रानी दुश्मनों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी तो एक नाला आ जाता है, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। ये छोटी सी डिटेल कि घोड़ा नया था और अड़ गया, ये पूरी कहानी को इतना मानवीय और दुखद बना देती है। बिल्कुल लगता है कि बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी इतिहास की बड़ी-बड़ी घटनाओं का फैसला कितनी छोटी-छोटी बातें कर देती है। और फिर उनकी वीर गति का वर्णन देखिए। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। सिंघनी। हाँ, शेरनी या बाघिन नहीं, सिंघनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सिंघनी का एक मतलब होता है माँ, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए लड़ती है। अच्छा, तो ये शब्द उनके शौर्य के साथ साथ उनके मातृत्व के भाव को भी जोड़ता है। और अंत में जब सुभद्रा जी लिखती हैं, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, तो वो उन्हें एक साधारण योद्धा से उठाकर एक देवी का, एक अवतार का दर्जा दे देती हैं। जिस तरह से कविता में एक एक डिटेल दी गई है, घोड़े का अड़ जाना, सहेलियों का साथ लड़ना, वॉकर का हैरान होना, ऐसा लगता है लिखने वाली ने उस शौर्य को सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि जिया है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इतनी आग अपनी कलम में लाने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान खुद कैसी रही होंगी। आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि उनकी कहानी भी किसी क्रांति से कम नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान सिर्फ कलम की सिपाही नहीं थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, हाँ, तो उसमें शामिल होने वाली वो पहली महिला सत्याग्रही थी। पहली महिला? जी हाँ, उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और सीधे आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। एक बार नहीं, कई बार जेल गईं। और उनकी एक बहुत करीबी सहेली थी, हिंदी साहित्य की एक और बड़ी हस्ती, महादेवी वर्मा। जी। उन्होंने सुभद्रा जी के बारे में बहुत गहराई से लिखा है। वो कहती हैं कि सुभद्रा जी बाहर से बहुत शांत और सरल दिखती थीं, पर उस व्यक्तित्व के भीतर जो बिजली का छंद था, उसका पता तब मिलता था जब उनके और उनके निश्चित लक्ष्य के बीच में कोई बाधा आ उपस्थित होती थी। हाँ, मतलब जब कोई चुनौती सामने आती थी, तब उनका असली तूफानी रूप सामने आता था। बिल्कुल। और उनका ये तूफानी रूप जेल में भी दिखता था। महादेवी वर्मा एक किस्सा बताती हैं। बताइए। कि सुभद्रा जी जब जेल जाती थीं, तो लोग उन्हें विदा करने के लिए इतनी फूल मालाएं पहनाते थे कि वो जेल के अंदर जाकर उन्हीं मालाओं का तकिया बना लेती थी। क्या बात है। और मजाक में कहती थी कि वो पुष्पशैया यानी फूलों के बिस्तर का सुख ले रही हैं। ये तो कमाल है। मतलब जेल में भी उन्होंने अपना स्टाइल नहीं छोड़ा। ये तो मुश्किलों में भी हंसने का बहाना ढूंढ लेना हुआ। बिल्कुल, लेकिन उस हंसी के पीछे एक बहुत गहरा संघर्ष भी था। एक और बहुत मार्मिक किस्सा है। एक बार जेल में उनकी छोटी बेटी भूख से रो रही थी और उनके पास खिलाने को कुछ भी नहीं था। ओह। तब उन्होंने साथ की महिला कैदियों से, जो चक्की में दाल दलने का काम करती थी, थोड़ी सी अरहर की दाल मांगी और उसे लोहे के तवे पर भूनकर अपनी बेटी को खिलाया ताकि उसका पेट भर सके। एक मिनट, मतलब जो कवयित्री अपनी एक और मशहूर कविता में लिख रही हैं, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, वो खुद असल जिंदगी में इतने बड़े संघर्ष से गुजर रही थीं। ये तो उनके व्यक्तित्व को बिल्कुल अलग रोशनी में दिखाता है। यही तो उनकी खासियत थी। ये पंक्तियां सिर्फ कहने के लिए नहीं थीं, ये उनके जीवन का फलसफा था। बिल्कुल, उन्होंने जीवन के किसी भी पहलू को कम नहीं समझा। महादेवी वर्मा ये भी बताती हैं कि जब वो जेल से बाहर होती थीं, तो घर के काम जैसे गोबर के कंडे पातना या आंगन लीपना वो उतनी ही लगन से करती थीं, जितनी लगन से कविता लिखती थीं या सभाओं में भाषण देती थीं। उन्होंने एक क्रांतिकारी, एक कवयित्री, एक पत्नी और एक माँ, इन सभी भूमिकाओं को एक साथ जिया और किसी को भी दूसरे से कम नहीं माना। तो अब अगर हम दोनों को एक साथ देखें, कविता और कवयित्री, तो ये सवाल उठता है कि आखिर झांसी की रानी कविता इतनी अमर क्यों हो गई? उस समय देशभक्ति की और भी कविताएं लिखी जा रही थी, इसमें ऐसा क्या खास था? देखिए, इसके कुछ बहुत ठोस कारण हैं। पहला, जैसा हमने शुरू में कहा, इसकी भाषा और शैली। ये किसी विद्वान की भाषा में नहीं, बल्कि कहानी सुनाने के अंदाज में लिखी गई है। हाँ, बहुत सरल है। सरल, सीधी और लयबद्ध। इसने इसे हर उम्र और हर वर्ग के इंसान के लिए सुलभ बना दिया। दूसरा और शायद सबसे जरूरी कारण, इसने आजादी की लड़ाई को एक मानवीय चेहरा दिया। मानवीय चेहरा कैसे? उस समय ज्यादातर राष्ट्रवादी लेखन पुरुषों के दृष्टिकोण से होता था।
जो अक्सर एक अमूर्त भारत माता की बात करता था। सही। सुभद्रा जी ने स्वतंत्रता संग्राम को एक ठोस जीता जागता चेहरा दिया, एक महिला का जो रानी भी थी, योद्धा भी थी और माँ भी। इस वजह से आम औरतें और पुरुष दोनों ही इससे तुरंत जुड़ गए। और कविता की जो आखिरी पंक्तियां हैं वो तो जैसे भविष्य देख रही थीं। रानी के बारे में वो लिखती हैं, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बिल्कुल। कितना गहरा विचार है कि किसी को पत्थर के स्मारकों की जरूरत नहीं, उसका जीवन और उसका काम ही उसकी सबसे बड़ी निशानी है। और कमाल की बात यह है कि यही बात खुद सुभद्रा जी पर भी लागू होती है। अच्छा? हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि जबलपुर में उनकी एक प्रतिमा लगाई गई थी जिसका अनावरण महादेवी वर्मा ने ही किया था। उस मौके पर महादेवी जी ने जो कहा वो सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने कहा, नदियों का कोई स्मारक नहीं होता। वाह। हाँ, हम सुभद्रा के संदेश को दूर दूर तक फैलाएं और अपने आचरण में उसके महत्व को मानें, यही उसका असल स्मारक है। मतलब असली श्रद्धांजलि मूर्तियां बनाना नहीं, बल्कि उनके विचारों को जिंदा रखना है। बिल्कुल। उनका असली स्मारक उनकी कविताएं हैं, उनका जीवन है जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में रानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखा, दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो सुभद्रा जी का अपना जीवन भी हमें वही सीख देता है। अन्याय के खिलाफ विद्रोह करने का साहस, अपने आदर्शों के लिए जीने की कला और मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहने का जज्बा। हाँ, उनकी कलम और उनका जीवन दोनों एक ही कहानी कहते हैं। तो आज हमने न केवल खूब लड़ी मर्दानी की कहानी को फिर से जिया, बल्कि उस असाधारण महिला सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन की परतों को भी खोला, जिनकी कलम और कर्म दोनों ने मिलकर इतिहास रचा। उन्होंने हमें दिखाया कि एक कलाकार सिर्फ समाज का आईना नहीं होता, बल्कि समाज को बनाने वाला भी हो सकता है। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक अंतिम विचार मन में आ रहा है। जी। कविता में एक पंक्ति है, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। ये पंक्ति रानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखी गई थी कि वो एक सोए हुए देश में स्वतंत्रता की चेतना को जीवित करने आई थी। पर क्या ये पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए उतनी ही सच नहीं है? एक ऐसी महिला जिसने अपनी लेखनी और अपने जीवन दोनों से एक निराश और गुलाम देश में आजादी के जज्बे को फिर से जिंदा कर दिया।